विंस के फादर बहुत ज़्यादा अमीर हैं और इसका घर भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ जाने की। बेसमेंट में कोई भी नहीं जाने वाला है कि तुम रात के 12 बजने से पहले उस बेसमेंट से बाहर आ जाओगे। एक लड़का जो अपने डैड के मना करने के बाद भी अपने घर में बने हुए बेसमेंट में चला गया, मगर वहाँ उसे जो दिखा और उसने जो फील किया, उसके बाद वो ट्रॉमेटाइज हो गया। अब ये कहानी शुरू होती है विंस से, जो कि अपनी यूनिवर्सिटी का सबसे फेमस लड़का है और इसको यूनिवर्सिटी में सभी पसंद करते हैं। अब विंस की बर्थडे आने वाली है और ये इसी बात पे अपने घर पे एक पार्टी रख लेता है और अपने सारे फ्रेंड्स को उस बर्थडे पार्टी में इनवाइट करता है। वैसे तो विंस के यूनिवर्सिटी में बहुत सारे दोस्त हैं, मगर उसका एक बेस्ट फ्रेंड है जिसका नाम है स्मिथ, और वो तो इस पार्टी में लाजमी आएगा। अब विंस के फादर बहुत ज़्यादा अमीर हैं और इसका घर भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। अब इसने अपने घर में पार्टी की तैयारी तो शुरू कर दी है और स्मिथ को भी अपने घर बुला लिया है ताकि वो उसका थोड़ा हाथ बटा सके। उसको पता था कि उसके डैड आज ऑफिस में होंगे तो ये लोग आराम से पार्टी कर सकते हैं, मगर अब इसे पता लगता है कि इसके डैड तो आज ऑफिस ही नहीं जा रहे हैं और वो अपने फादर के सामने कैसे पार्टी कर सकता था। अब विंस और स्मिथ दोनों बैठे हुए होते हैं। विंस परेशान है और सोच रहा है कि अब क्या किया जाए। तभी स्मिथ को आइडिया आता है। वो विंस को बोलता है, तुम्हारे घर में एक बेसमेंट भी तो है ना। विंस कंफ्यूजन के साथ उसे जवाब देता है, हाँ है तो बेसमेंट, मगर तुम उसका क्यों पूछ रहे हो। तो फिर स्मिथ उसको बोलता है कि हम ये पार्टी आज बेसमेंट में भी तो कर सकते हैं। विंस उसको बोलता है, भाई इसका तो कोई चांस ही नहीं है, तुमने कभी देखा भी है उस बेसमेंट को? उसकी हालत इतनी ख़राब है और वो सालों से बंद है। उसके अंदर दुनिया जहान का पुराना सामान डाला हुआ है मेरे डैड ने। मुझे तो उस बेसमेंट में गए हुए भी इतने साल हो गए, अब तो याद भी नहीं है कि उधर क्या क्या अंदर पड़ा हुआ है। स्मिथ फिर भी विंस को इंसिस्ट करता है और उसको बोलता है कि भाई आज अगर हम ये पार्टी बेसमेंट में नहीं करेंगे तो और कहाँ करेंगे? तुम्हारे पास इससे बेहतर कोई और जगह है? तुमने पूरी यूनिवर्सिटी में सबको इनवाइट कर दिया है, अब जगह का इंतज़ाम नहीं हुआ तो सबको कैसे मना करोगे? फिर विंस स्मिथ की बात मान ही जाता है क्योंकि उसके पास कोई और चारा भी तो नहीं था। इस बेसमेंट का रास्ता विंस के घर के बैकयार्ड से था। वो दोनों वहां जाते हैं तो देखते हैं कि उस बैकयार्ड के कोने में एक बहुत पुराना और जंग लगा हुआ गेट है जिसको कुछ लकड़ियों से कवर किया हुआ है। ये दोनों उन लकड़ियों को एक एक करके वहां से हटाते हैं और उन्हें दिखता है ये बेसमेंट का गेट, जो कि अब लॉक है। और इस लॉक की चाबी थी विंस के डैड के पास। वो फिर अपने डैड के पास जाता है और उनसे इस बेसमेंट के दरवाजे की चाबी मांगता है। उसके डैड उसे बहुत हैरानी से देखते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हें वहाँ की चाबी क्यों चाहिए। वो बताता है कि आज मैंने एक पार्टी रखी है तो मैंने सोचा कि मैं ये पार्टी बेसमेंट में करूं ताकि आप डिस्टर्ब भी ना हो। उसके डैड उसे बोलते हैं, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ जाने की, जो पार्टी करनी है तुम यहीं करो, बेसमेंट में कोई भी नहीं जाने वाला है। अब विंस ऊपर पार्टी करता है तो उसके डैड वहीं होंगे, तो वो और उसके फ्रेंड्स एंजॉय कैसे कर पाएंगे? तो वो अपने डैड के बिल्कुल पीछे लग जाता है, उनसे प्लीज़ प्लीज़ करता है कि डैड उसे चाबी दे दें। अब बहुत मुश्किल से उसके डैड मान जाते हैं और उसे चाबी देने के लिए भी राज़ी हो जाता है, मगर वो एक शर्त रखते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम्हें मुझसे एक प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम रात के 12 बजने से पहले उस बेसमेंट से बाहर आ जाओगे और अकेले तो बिल्कुल भी नहीं रहोगे। बेसमेंट के अंदर तुम सब साथ जाना और सब साथ ही वहाँ से बाहर निकलना। किसी भी सूरत में कोई भी वहाँ पर अकेला नहीं रहेगा। अब वो अपने डैड की इन बातों पे ध्यान ही नहीं देता है क्योंकि उसको तो सिर्फ चाबी से मतलब था। वो बोलता है ओके डैड और फौरन वहाँ से भाग के आ जाता है। अब विंस वापस आकर स्मिथ को चाबी देता है और स्मिथ इस लॉक को खोलने की कोशिश करता है। ये लॉक थोड़ा पुराना था तो इसलिए ये जाम था, मगर थोड़ी कोशिश करने पर यह लॉक खुल जाता है। अब जो सीन होता है वो थोड़ा अजीब है क्योंकि जब स्मिथ उस गेट की कुंडी खोल रहा होता है तो उसमें से वैसी आवाज़ आ रही होती है जैसे जंग लगी कुंडी होती है, उसको खोलते हैं क्योंकि वो भी कुंडी जंग लगी थी, तो उसको जब खोल रहे होते हैं तो वैसी आवाज़ आ रही होती है रगड़ने की। मगर अब विंस नोटिस करता है कि उस कुंडी की आवाज़ के साथ साथ एक और आवाज़ भी आ रही है, किसी लड़की के गिगल करने की आवाज़। वो उस कुंडी को खोलने की आवाज़ से बिल्कुल सिंक होके आ रही है। वो जैसे जैसे कुंडी ऊपर नीचे कर रहा है वो आवाज़ वैसे ही आती जा रही है। अब विंस स्मिथ को वो कुंडी खोलने से रोक देता है और उसके साथ साथ वो हंसने की आवाज़ भी अब बंद हो चुकी है। विंस ने स्मिथ को बोला, तुमने वो सुना?
स्मिथ ने बोला, किस चीज़ की बात कर रहे हो तुम? फिर विंस उसको बोलता है कि तुम इस कुंडी को ज़रा एक बार ऊपर नीचे करना। तो वो आवाज़ उस कुंडी की आवाज़ के साथ फिर से आती है। अब इन दोनों ने ये आवाज़ फिर से सुनी है, मगर अब दोनों को यकीन नहीं आ रहा कि ये सच में किसी के हंसने की आवाज़ आ रही है। स्मिथ फिर से उस कुंडी को हिलाता है, वो आवाज़ फिर से आती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई लड़की बिल्कुल उस गेट की दूसरी तरफ खड़ी हुई है। अब विंस स्मिथ को हटाता है और जल्दी जल्दी उस कुंडी को खोलने लगता है। उसे ये लग रहा था कि उसके घर में कोई घुस चुका है जो वहाँ बेसमेंट में है। स्मिथ उसको रोकता है कि भाई मत खोल, मगर विंस जल्दी जल्दी उस कुंडी को खोल रहा होता है। अब वो जैसे ही इस कुंडी को खोलने वाला था तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो लड़की भागती हुई उन सीढ़ियों से नीचे उतर रही है। विंस ये दरवाज़ा खोल लेता है और उस बेसमेंट में ये दोनों एक साथ देखते हैं। इन्हें सिर्फ और सिर्फ अंधेरा दिखता है। बेसमेंट की कोई भी लाइट ऑन नहीं थी। ये दिन का वक्त था, मगर फिर भी उस बेसमेंट में गहरा अंधेरा था और ऐसा लग रहा था कि जैसे ये बेसमेंट वहाँ के टाइम फ्रेम से मैच ही नहीं कर रहा है। विंस उस बेसमेंट की पहली स्टेयर पर अपना पैर रखता है और जो उस स्टेयरवे की वॉल है उस पर कोई लाइट का स्विच बोर्ड ढूंढने लगता है। उसको एक स्विच बोर्ड मिल भी जाता है। वो इस स्टेयरवे की लाइट का स्विच था, मगर वो जब इसको ऑन करता है तो लाइट ऑन ही नहीं होती है। विंस स्मिथ को बोलता है, शायद लाइट ख़राब हो चुकी है। मेरे पास मेरा मोबाइल है, हम उसकी फ्लैश लाइट के साथ नीचे जा सकते हैं, फिर नीचे जाके कोई ना कोई लाइट ढूंढ ही लेंगे। मगर अब स्मिथ की हालत तो डर के मारे ख़राब हुई हुई है। पहले तो कुंडी खोलते हुए किसी के हंसने की आवाज़ आ रही थी, फिर इस बेसमेंट के अंदर की लाइट भी ऑन नहीं हो रही है और अब इन्हें एक मोबाइल की फ्लैश लाइट के साथ वहाँ नीचे जाना पड़ेगा। स्मिथ फ़ौरन मना कर देता है, भाई मैं नहीं जाने वाला नीचे, इतना अंधेरा है और पता नहीं किसके हंसने की आवाज़ आ रही थी वहाँ से। मगर फिर विंस उसको बोलता है कि भाई वो किसी के हंसने की आवाज़ थोड़ी थी, ये इतनी पुरानी कुंडी है, इसको हिलाएंगे तो अजीब सी आवाज़ तो आएगी। विंस खुद भी थोड़ा बहुत डाउट में था कि शायद ये आवाज़ कुंडी की नहीं थी बल्कि किसी और चीज़ की थी, मगर वो फिर भी इस बात को नज़रअंदाज कर देता है क्योंकि वो खुद भी डाउट में था। अब वो किसी तरह स्मिथ को मना लेता है अंदर जाने के लिए। ये दोनों अब स्टेयर्स से नीचे जा रहे हैं। बिल्कुल अंधेरा है और विंस के हाथ में सिर्फ एक मोबाइल है जिसकी लाइट के सहारे ये लोग नीचे जा रहे हैं। ये स्टेयर्स काफ़ी ज़्यादा नीचे तक थीं। फिर ये दोनों थोड़ी देर में वो स्टेयर्स उतरकर उस बेसमेंट में पहुंच जाते हैं। विंस को स्विच बोर्ड भी मिल जाता है। वो लाइट ऑन करता है और वहाँ बल्ब्स तो काफ़ी सारे लगे हुए थे, मगर सिर्फ ऑन एक ही होता है, बाकी सारे बल्ब ख़राब थे, पता नहीं क्यों। अब यहाँ थोड़ी रोशनी होने के बाद ये लोग इस बेसमेंट को अब क्लियरली देख पा रहे हैं। स्मिथ विंस को बोलता है, भाई इस बेसमेंट की तो हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, इसको अगर सेट करने बैठे तो 2-3 दिन तो पक्का लगने वाले हैं। विंस भी बोलता है कि हाँ भाई तू सही बात कर रहा है, मगर फिर भी हम इसे थोड़ा बहुत साफ़ कर देते हैं। ये जो बीच की जगह है इसको हम थोड़ा क्लियर कर देते हैं, बाकी हमारे फ्रेंड्स भी थोड़ा बहुत एडजस्ट कर ही लेंगे और ये पार्टी भी एक एडवेंचर की तरह हो जाएगी। फिर ये दोनों उस जगह को साफ़ करने लगते हैं। वहाँ कुछ पुराने फर्नीचर था, उसको साइड पे करते हैं और काफ़ी सारा सामान होता है, वो सब सेट करके रख रहे होते हैं। फिर विंस स्मिथ से बोलता है कि भाई तुम एक काम करो, तुम ऊपर जाकर एक वैक्यूम क्लीनर लेकर आ जाओ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही डस्ट है, तो इस वैक्यूम क्लीनर से हम इस जगह को जल्दी जल्दी साफ़ कर लेंगे। तो स्मिथ ऊपर चले जाता है वैक्यूम लेने के लिए, मगर अब विंस अपने डैड की बात भूल चुका है कि इस बेसमेंट में कोई भी अकेला नहीं रुकेगा। मगर विंस को ये बात याद ही नहीं थी और अब वो इस बेसमेंट में अकेला था। वो अपना काम करने में बिजी होता है, तभी उसके पीछे रखी हुई एक छोटी सी टेबल हिलती है और उसके हिलने की आवाज़ सुन के विंस पीछे देखता है तो वो टेबल अपनी जगह से थोड़ी सी हिली हुई होती है और उस टेबल की डस्ट अब हवा में उड़ रही है। विंस हैरान हो जाता है कि ये क्या हुआ। वो अब थोड़ा सा डर चुका है और अब उस टेबल की तरफ ही फेस करके अपना काम कर रहा है। अब उसके पीछे वाली दीवार एक वाइट कपड़े से ढकी हुई थी। वो चीज़ें हटा रहा था तो उसको फील होता है कि किसी ने उसके कंधे पे अपनी उंगली से जल्दी जल्दी 2 बार टैप किया है। विंस फौरन मुड़ता है तो उसके पीछे कोई भी नहीं होता है, मगर जो वॉल पे वो वाइट कलर का कपड़ा था वो विंस की तरफ आगे आया हुआ था और अब अपनी जगह पर वापस सेटल हो रहा था कि जैसे कोई चीज़ उस कपड़े को विंस की तरफ आगे लाई थी और अब वो उसे छोड़ चुकी है तो वो कपड़ा वापस दीवार की तरफ जा रहा है। ये कपड़ा कैसे हिल सकता है
जबकि यहाँ तो हवा भी नहीं है। और अगर ये कपड़ा मेरे शोल्डर से लगा भी था तो मुझे ऐसे क्यों लगा कि किसी ने मुझे अपनी उंगली से टच किया है। स्मिथ ऊपर वैक्यूम ढूंढने में लगा हुआ है और विंस नीचे ही है। उसके साथ अजीब अजीब चीज़ें होना शुरू हो गई हैं और अब विंस को आवाज़ आती है कि जैसे कोई उस बेसमेंट की स्टेयर्स पर ऊपर से नीचे की तरफ भाग रहा है। और जब वो कुंडी खोल रहे थे तो जो लड़की के हंसने की आवाज़ थी वो अब उन स्टेयर्स की तरफ से आ रही है। वो घबराते हुए हल्के हल्के उन स्टेयर्स के पास जाता है। वो वहाँ पहुँचता है तो वो आवाज़ अब नहीं आ रही है और विंस नीचे से खड़ा होके स्टेयर्स को ऊपर की तरफ देख रहा है। वो बहुत अनकंफर्टेबल है और एकदम से उन स्टेयर्स पे ऐसी आवाज़ आती है कि कोई तेज़ भागता हुआ उसकी तरफ नीचे ही आ रहा है, मगर उसे कोई भी नहीं दिख रहा है। अब विंस ये देख के गिरता पड़ता हुआ बेसमेंट की अंदर की तरफ भाग जाता है और अब वो वापस उस दीवार की तरफ खड़ा हुआ है जहाँ पर वो कपड़ा लटका हुआ था। उसकी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो गई है। फिर उसको दिखता है कि वो जो कपड़ा है उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है। उसे उस कपड़े के नीचे से बिल्कुल क्लियर 2 पाँव नज़र आ रहे थे। विंस डर के मारे बहुत ज़ोर से चीख मारता है। उसकी ये चीख ऊपर उसके डैड और स्मिथ दोनों को सुनाई देती है। डैड फौरन स्मिथ से पूछते हैं, विंस बेसमेंट में अकेला है? स्मिथ बोलता है हाँ। ये दोनों भागते हुए फौरन बेसमेंट की तरफ जाते हैं और अंदर जाकर देखते हैं कि विंस को कोई पैरों से घसीटता हुआ बेसमेंट के पीछे वाली साइड में लेकर जा रहा है। उसके दोनों पैर हवा में हैं और जो उसे घसीट रहा है वो बिल्कुल इनविजिबल है और किसी को भी नहीं दिख रहा है। मगर जैसे ही विंस की नज़र, या फिर मैं कहूँ कि उस चीज़ की नज़र उसके डैड और स्मिथ पर पड़ती है तो वो चीज़ फ़ौरन विंस को छोड़ देती है। अब वो भागता हुआ अपने डैड के पास आता है और रोने लगता है। ये लोग विंस को बेसमेंट से बाहर लेकर आ गए हैं और उसके डैड उसे बोलते हैं कि इसी वजह से मैं तुम लोगों को वहाँ जाने से मना कर रहा था और मैंने ये भी बोला था कि कोई भी उस बेसमेंट में अकेला नहीं रुकेगा। अब विंस रोते हुए उनसे पूछता है कि वो क्या चीज़ थी और उसके डैड जवाब देते हैं कि हमें खुद भी नहीं पता कि ये चीज़ क्या है, मगर वो सालों से उस बेसमेंट में ही बंद है और वो वहीं रहती है और जो भी वहाँ अकेला जाता है उसके साथ वो ये सब करती है। विंस के डैड ने उस बेसमेंट को अब परमानेंटली सील कर दिया है, कोई भी वहाँ नहीं जा सकता। और इस इंसिडेंट के बाद विंस को इतना बुखार हो गया कि उसकी बर्थडे पार्टी भी अब कैंसिल हो चुकी थी।